नेता के रूप में नहीं बुलाऊंगा, भाषण देने नहीं, भाई के बेटे के रूप में बुलाओ तो बताओ भाई, सारा सारा कुनबा था, बताओ भाई बहन जी आप भी कुनबे में हो। एक बार जोरदार नारे के साथ भाई ओम प्रकाश धनखड़ की, भाई ओम प्रकाश धनखड़ की, हरियाणा के शेर की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस लघु रूप में आया हुआ, छोटे रूप में आया हुआ धनखड़ परिवार, क्योंकि जब आप बड़े रूप में आओगे तो 1 लाख से बड़ी रैली कर सकते हो, ये मुझे पता है। आज आप लघु रूप में आए हो, छोटे रूप में आए हो, लेकिन लाए सब गांवों से हो, प्रतिनिधि बन के आए हो, तो मैं आपके इस स्वरूप को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सबको राम राम कहता हूं। और जो नहीं आए उनको भी जाके मेरी राम राम कहना, अभिवादन करना, बुजुर्गों के पैर छूना, और साथियों को जो बराबर की उम्र के नमस्कार करना, छोटों को सने देना। जो माताएं भी यहाँ आई हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर जो एक आज जो वातावरण उत्पन्न किया है, जो आशीर्वाद और स्नेह और ममता के शब्द कहे हैं, मुझे प्रधानमंत्री की एक पंक्ति याद आती है। 2-4 दिन पहले जब सारी खापों ने मुझे आशीर्वाद दिया था तो उस पंक्ति को मैंने दोहराया था। प्रधानमंत्री जी के घर पे हम गए थे खापों को लेके, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब कोई एक व्यक्ति घर में आता है तो हम उसको अतिथि कहते हैं, लेकिन सारा समाज जब घर में आता है तो हम उसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये ईश्वर के रूप में जो आप विराजमान हो और जो आशीर्वाद देने के लिए माता और पिता के रूप में जो आपका हाथ उठा है, मैं आपका ये आशीर्वाद स्वीकार करता हूं। आपके इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये कुनबा हमारा बेशक धनखड़ के नाम से जाना जाता हो, इसमें जातियां सारी हैं, इसमें गोत्र सारे हैं। ये जो 12 अड़ा कुनबा है, इसमें सब तरह का हमारा कुनबा है, और जहां जहां आप बसते हो वहां भी सब तरह का कुनबा है, और सबको साथ लेने के चलने का काम ही हमारा सर्वजातीय सर्वस्पर्शीय जो हमारा स्वभाव है, यही स्वभाव हमारी ताकत है। इसी के लिए आप वंदनीय हो, इसी के लिए आप अभिनंदनीय हो कि सबका साथ लेकर चलते हो। ये कुनबा हमारा सारा साझला कुनबा है। जो कुनबे में ज्यादा संख्या हो जाए उसका नाम पड़ जाया करता है। यो बालकिशन भी आ रहा है, यो ये भी हसनपुर तक गए और बोला मैं भी कुनबे का हिस्सा हूं, बालकिशन अग्रवाल में पक्का हिस्सा है, आके हाजिर होकर अपनी हाजिरी लगा दी, आशीर्वाद दे रहे। तो ये सारा हमारा कुनबा है, सारा परिवार है। जहां जहां से भी आप पहुंचे हो, मैं आपका फिर से अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। हमारे भजनी विकास जी कह रहे थे कि ध्यान दियो भजन के कहानी। हमने तो सबसे पहले भजन पे ध्यान दिया था, गरीबदास जी ने सबसे पहले भक्ति पे ध्यान दिया था, और क्या पे ध्यान नहीं दिया। हम तो ऐसे कुल के हैं जहां ध्यान भजन पर ही लगाया था। जननी जन है तो संत जन के दाता के सूर, ना रही क्यों ना बांझने क्यों मुक्त गवायो नूर। हमारे कुल की माताओं ने जना तो संत जना, गरीबदास जैसा कबीर के बराबर का संत है आपका बेटा। आपके परिवार के कुल में जो उत्पन्न हुआ, आज आपका बुजुर्ग जो कभी धनखड़ का पुत्र था, और आज जो हमारा एक वरिष्ठ वंशज है वो कबीर के बराबर का संत है। उसकी वाणी पढ़कर देख लो, उसकी वाणी पर चल पड़ो, एक एक वाणी से आपका कल्याण हो सकता है। उस वाणी का अनुकरण करो, उस ग्रंथ को देखो, रतन सागर को, उस गुरु ग्रंथ साहिब को। आपको ऐसे जिंदगी का रास्ता दिखा देगा। बड़े बड़े महाराजा महाराजाओं को उन्होंने रास्ता दिखाया। दिल्ली के जब मुगल बादशाह ने बुलाया तो उन्होंने कहा 3 काम करना, गौ हत्या बंद करा दे। आपके बेटे आपके भाई को जब हरियाणा का पशुपालन मंत्री बनाया गया, पहला काम आपके बेटे ने आपके भाई ने संत गर्भदास जी की वाणी को स्वीकार करते हुए कि मेरे कुल के संत ने कहा गौ हत्या मेरे प्रदेश में होनी नहीं चाहिए। हमने कहा बिना जमानत के 10 साल की कैद, 1
लाख रुपए जुर्माना, जिस गाड़ी में गाय को ले जाते पकड़े जाए गाय जब्त कर लो, और 7 साल की कैद, 70,000 रुपए जुर्माना। और इस हरियाणा की पवित्र भूमि पे कोई गौमांस खाए, गौमांस लाए, गौमांस ले जाए, 5 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना उस संत की प्रेरणा से हमने किया, आपके आशीर्वाद से किया, आपने जो प्रेरणा दी उससे किया। आज हरियाणा का सबसे ठाड़ा कानून है गौ हत्या का। इतना ठाड़ा कानून देश के और किसी राज्य में नहीं है। आज यहां मेरे मुख्यमंत्री जी के पास आ गए कुछ जापानी चाइना के लोग। मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया, बोला धनखड़ जी ये जापानियों का, चाइनीज का डेलीगेशन आया है, गुड़गांव में रहते हैं। मैं कहा बताओ मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? बोला कहते हैं गोमांस खाना, बीफ खाना हमारी हैबिट्स में है, हम तो दूसरे मुल्क के सिटीजन हैं, हमको कोई पास दे दिया जाए, कार्ड दे दिया जाए, हम गोमांस खा लें। मुख्यमंत्री जी बोले कोई रास्ता है इनके लिए? मैं इनके लिए रास्ता है बोंडसी की जेल, 5 साल की कैद। जब मैं इनके देश में जाता हूं, इनके देश के कानून का आदर करता हूं। ये हरि की भूमि हरियाणा है, यहां संतों की भूमि है, यहां संतों का आदेश चलता है, हमारे कानून को यहां मानना पड़ेगा, यहां नहीं खा सकते। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूसरी बात कही, दूसरे सब धर्मों का आदर करना गुरु ने, और तीसरी बात गरीबदास जी ने कही कि किसानों का ख्याल रखना। आपके भाई ने किसानों की लड़ाई लड़ी, पार्टी के अंदर लड़ी, सड़कों पर लड़ी, आपके आशीर्वाद से लड़ी, और इतनी लड़ी न अखबार वालों ने छोटा स्वामीनाथन कहना शुरू कर दिया। 50% मुनाफे के साथ फसलों के दाम, आपके आशीर्वाद से, आपके बेटे के, आपकी भाई की लड़ाई जो चली, सड़कों के ऊपर कभी रेलें रोकी, कभी सड़कों पर पद यात्राएं की, कभी साइकिल यात्राएं की। मैं धन्यवाद करूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बात हमने संविधान, जो भारत का संकल्प पत्र बन रहा था उसमें लिखवाई, वो करके दिखाया। आज सरसों की खरीद कैसी होती है? आपकी ठीक हो रही है? बाजरे की खरीद ठीक हो रही है? आपका भाई सरकार में था, मुख्यमंत्री से फैसला कराया कि एक एक दाना खरीदेंगे, एक एक दाना बाजरे का और सरसों का। अरे गेहूं की और धान की खरीद तो केंद्र सरकार के आदेश से हो जाती है, लेकिन एक एक दाना बाजरे और सरसों का खरीदवाया। इस रास्ते पर आगे बढ़े जो गरीबदास जी ने कहा था कि किसानों का ख्याल रखना, वही कहा। जब हमने चंडीगढ़ में घर मिला तो पिताजी ने कहा कि संत गरीबदास जी ने कहा है करीब कि संत रोटी जरूर मिलनी चाहिए आए हुए व्यक्ति को। ओम प्रकाश, मैं यह चाहता हूं इस घर में जो भी आए खाना खा के जाए। मां पिताजी कल से शुरू हो जाएगा। आपका एक चंडीगढ़ में घर बना था 5 साल के लिए, सबके लिए भोजन, सबके लिए चाय, और खुद मेरे पिताजी खड़े होकर देखते थे। एक बात और मेरी पार्टी कहती थी कि टाइम लगा दो, कितने बजे से कितने बजे तक मिलना है। मेरे प्रभारी कहते थे 2 से 4 बजे का टाइम लगाओ। मैंने कहा मैं टाइम नहीं लगा सकता, मेरे घर के पीछे सांकड़ नहीं है, कभी भी खड़खड़ा देना अपने आप खुल जाएगा। जब मैं किसी के घर रात 11 बजे जा सकता हूं तो वो भी मेरे घर रात 11 बजे आ सकता है। 49 नंबर मकान के कभी दरवाजे बंद नहीं किया हमने। मनोज तंवर तू भी कई बार आया करता था, हमेशा वो दरवाजे खुले रखे जहां से जिस भी भाई ने, खुबड़ू वालों ने कहा खुबड़ू पूछ गए, खुर्रमपुर वालों ने कहा खुर्रमपुर पहुंच गए, सतनारी बास वालों ने कहा सुख दुख में यहां जाओ वहां पहुंच गए, जगराम बास वालों ने कहा वहां पहुंच गए, मोहनपुर वालों ने कहा वहां पहुंच गए। जहां का मेरा आपके भाई को आपने दिया, आपके भाई ने उस इलाके को, उस गांव में जाकर जरूर नमन किया, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को जरूर नमस्कार किया, और जो बात वहां रखी उस बात का आदर किया, उसको सिरे तक पहुंचाने का काम किया। कि कैसे उस सिरे तक मैं पहुंचा था, ये ऐसा कुल है ये जिसकी प्रशंसा विकास कर रहा था। जहां गरीबदास जी से, जयतराम जी जैसे संत हुए, वह रिसलदार बदलो सिंह जैसे बहादुर, इजराइल की वो भूमि, जॉर्डन नदी का किनारा, पहाड़ के ऊपर दुश्मन था, ये नीचे थे,
गोलियों की बौछार मशीन गन से हो रही थी। अपने 5-4 साथियों को लेकर रिसलदार बदलू सिंह वो नौजवान उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और उनकी मशीन गन छीनकर और 200 लोगों की कंपनी को सरेंडर कराया। उसी दिन शाम को उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अंग्रेज की रानी, अंग्रेज का राजा लिखता है 23 सितंबर 1918 में इतनी अदम्य बहादुरी दिखाई कि कोई बिरला ही दिखा सकता है। ये आपके खून की, आपके कुल की बहादुरी। मैं इजिप्ट में गया, मुझे बताया गया कि उनकी समाधि इजिप्ट में है, कायरा शहर में है। मैंने वहां की सरकार से कहा कि मैं उस समाधि स्थल पर जाना चाहता हूं। मेरे साथ 2 एमएलए थे, सरकार के अफसर थे। सुबह सुबह हम उस समाधि स्थल पर गए, सरकार के नुमाइंदे गए, भारत का राजदूत हमारे साथ गया। 400 भारतीय सैनिकों की समाधि थी वहां पर। हमने सबको नमन किया। कुछ एक का नाम लिखा था, लेकिन आपके बेटे, आपके भाई, आज कहूं तो आपके बुजुर्ग उस जमाने के 100 साल पुराने, उन पर एक पूरा पेज लिखा हुआ था, रिसलदार बदलू सिंह। सीना चौड़ा हो गया उनकी समाधि देखकर। मैंने कहा कि हम यहां की मिट्टी ले जाना चाहते हैं। हवाई जहाज में मिट्टी वगैरह लाने नहीं देते, जो यात्री होते हैं उनको पता है। हमने इजिप्ट की सरकार से स्पेशल परमिशन, भारत की सरकार से स्पेशल परमिशन लेके उस समाधि की मिट्टी उठाई और अपने सिर पर रख के रिसलदार बदलू सिंह की समाधि की मिट्टी गांव ढाकला में लेकर आए। आप सब लोगों ने कहा 100 साल बाद हमारा बुजुर्ग वापिस आया है, हमारा शहीद वापिस आया है। और उसका सम्मान करने के लिए जगदीप धनखड़ आए, जनरल वीके सिंह आए। और उस दिन का समारोह ऐसा था, मिलिट्री के सब बैंड बाजे के साथ वो समारोह, आंखों में वो गौरव भर गया जो उस शहीद को कभी मिलना चाहिए था। वो शहीद ब्रिटेन तक के ब्रिगेडियर यहां पर आए, इंग्लैंड तक के, वो सम्मान उस शहीद को मिला। आज कभी आओ तो उस शहीद की समाधि पर नमन करके जाना, उस वीरता को नमन करके जाना। जब बहुत छोटा कार्यकर्ता था, एमएलए और मंत्री भी नहीं बना था, उनके ही पोते पंकज शहीद हो गए थे। गांव के लोगों ने कहा कि हमारा बेटा शहीद हो गया। मैंने कहा भारत सरकार में जो मंत्री मेरा कहना मानते हैं आपके बीच में ले आऊंगा। भारत के रक्षा राज्य मंत्री चमनलाल गुप्ता को उस समय भी हम यहां लेकर आए थे, उनसे नमन कराया था। उस शहीद के स्मारक के शिलान्यास चमनलाल गुप्ता रक्षा राज्य मंत्री से कराया था। बहुत प्रेम दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने आपके बेटे को, आपके भाई को। पार्टी के राजनेताओं ने बहुत प्रेम दिया है। ऐसा प्रेम दिया है कि जिस प्रेम की व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। मैंने पहला चुनाव चरखी दादरी से लड़ा। राजनाथ सिंह जी मेरे लिए सभा करके आगे आए थे। जोड़ी फैलाने में कुछ आदमी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश की सारी सरकार मेरे साथ घूमती थी। जब हेलीकॉप्टर में जाने लगे, मैंने नमस्कार किया कि मान्यवर आपका बहुत बहुत आभार। उन्होंने कहा चिंता मत करो ओम प्रकाश धनखड़। जब उनका फोन दिल्ली पहुंच के मेरी पार्टी के संगठन मंत्री का फोन आया, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आज कुंबा बैठा है बता रहा हूं। राजनाथ सिंह जी ने संगठन मंत्री से कहा ओम प्रकाश धनखड़ पैसे की कमी में चुनाव नहीं हारना चाहिए, खजाने खोल दो पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ के। मुझे संगठन मंत्री ने कहा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, आपको कितना ही पैसा चाहिए आप मंगा लो, आप चुनाव जीत कर आओ। मैंने कहा चुनाव तो मैं नहीं जीत रहा हूं, लेकिन जो कृपा मुझे पर राजनाथ सिंह जी ने की है, आप सबने की है, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। अरे उसके बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया किसान मोर्चा का। पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ने का मौका दे दिया पार्टी ने। बड़े बड़े दिग्गज रहे मंत्री और बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े पार्टियों के कृषि मंत्री रहे लोग मेरी कमेटी में होते थे। आपके बेटे को, आपके भाई को एक बार नहीं, पार्टी ने 2 बार किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा। और जो कहा किसानों के लिए वो करके दिखाया भारत के प्रधानमंत्री ने। मैं ऋणी हूं उनका। उन्होंने कहा था कि 50% प्रॉफिट के फसलों के दाम मैंने कहा मिलने चाहिए। उन्होंने कहा ओम प्रकाश हम पूरा करेंगे। मैंने कहा ओले पड़ जाते थे जी, मौसम खराब हो जाता था, फसल पकी हुई होती थी, घर में माहौल खराब हो जाता था, मां कहती थी दवा उल्टा मार दो, दवाई से क्या होता था। मैंने कहा इस फसल को आप बीमा दो, किसानों को मुआवजा दो। आज मुझे इस बात का फक्र है पूरे देश में आपके बेटे, आपके भाई की तैयार की हुई बीमा पॉलिसी लागू होती है। 4,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया है। 6 से 12,000 कराया हमने।
बहुत सारे लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, दावा करते हैं हम किसान के बेटे हैं, किसान के घर में पैदा हुए। यहां मुख्यमंत्री होते थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, 5 मुख्यमंत्री थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए। वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए। 6,000 से एक पैसा मुआवजा का नहीं बढ़ा पाए। वहां में रैली करके भाषण कर दिया, हम 10,000 करेंगे। आपका बेटा, आपका भाई कृषि मंत्री बना। मैंने कहा कि वो फाइल लाओ, 10,000 वाली कहां है? बोला जी भाषण था, फाइल तो है ही नहीं। मैंने कहा अब इसका 12 करो। आसान नहीं था 6 से 12 करना। मुझे याद है वो दिन, वो अप्रैल का दिन जिस दिन ओले पड़े थे पूरे हरियाणा में। आपकी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। रात भर में सो नहीं पाया। सुबह मुख्यमंत्री के घर गया, मैं कहा आज हरियाणा बर्बाद हो गया। 7-8 करोड़ क्विंटल अनाज होने वाला था, हमारे किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा ओम प्रकाश मेरे पास भी यही खबर है, आप दफ्तर में आ जाओ, 10 बजे वहां बात करेंगे। हम गए दफ्तर में, मैं और मुख्यमंत्री एक अफसर, ये आनंद सागर जी, ये हमारे हंसराज जी जानते हैं उस समय कौन था बड़ा अफसर, काला सा मोटा सा, कई बार नाम नहीं लिए जाते। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा। 2-2 रुपए के चेक दे देते थे, ये कम से कम 500 रुपया करो और इस 6 को बढ़ा के 12 कर दो। ने बोला 12 तो किसी ने सोचा ही नहीं ओम प्रकाश। वो अफसर कहने लगा ना पंजाब में ना राजस्थान में, राजस्थान में अब भी 12 नहीं है। कुलदीप यो आ रहे हो बूझ लो, चाहे हमारी सरकार थी तो भी नहीं था, हाईएस्ट है हमारा देश में। वो अफसर कहने लगे यूपी में भी नहीं है जी, वहां भी नहीं है जी। मैंने कहा भाई यो तो नहीं होने दे। मैंने वो बाहर खंदाया माइक पर, साहब आप बाहर जाओ, मैं मुख्यमंत्री बतला लिया। मगर ये बादल तो बड़े बड़ा नेता है मुख्यमंत्री जी, एक बयान में हवा बदल देते हैं। तू भी किसान को बेटो, मैं किसान को बेटो, यो राज अपने थे न कर दे। ये अफसर ने कई बार इस बात को लिया बुलाते रही हो मन है तो न मारा दस्तखत, घंटे मार के अफसर को बुलाया, लागू कर दो। 1,095 करोड़ रुपया मुआवजा बंटवाया, पहली फसल पर 1,095 करोड़ रुपया। अभय सिंह चौटाला बोले सफेद मक्खी आ गई कपास पे, अब क्या करोगे? मैं कहा चिंता ना कर, जैसे गेहूं पे दिया ऐसे देंगे। 965 करोड़ रुपया कपास के किसानों को दिया अगली फसल में। मुझे फक्र है हमारे जैसा मुआवजा किसी ने दिया हो, हमारे जैसा भाव दिया हो, हमारी जैसे खरीद की हो। आपके बेटे को, आपके भाई को मौका मिला, देश के सभी प्रांतों से तुलना कर लो, इतिहास रच के दिखाया है। गन्ने का दाम सबसे ऊंचे रखे भारत में। मिलों वाले आ गए, कहने लगे हम तो घाटे में जा रहे हैं, मिल बेच जाएंगे, बदनाम बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल लुट जाएंगे हम। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे किसान के दाम कम नहीं होने दूंगा। भारत सरकार के जितने रुपये देती है उसके बीच के रुपये हम, हमारी पार्टी, हमारी सरकार हरियाणा की आपको देगी, तो मेरे मिल बर्बाद नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरे किसान के दाम कम नहीं होने दूंगा। ये करके दिखाया, जो अवसर दिया। तो हमारी ये भूमि खिलाड़ियों की है, हमारी ये भूमि शहीदों की है, वीरों की है, दानवीरों की है। एक एक गांव में ग्राम गौरव पट लगवाए कि हमारे शहीदों का नाम उजागर हो। कौन है जो आजाद हिंद फौज में थे? कंवल सिंह धनखड़ मेरे गांव के कैप्टन थे आजाद हिंद फौज में। 5 और सैनिक थे, कोई हमारा जैसा गांव नहीं। कल ही मैंने देखा है वहां की फरीदाबाद की एसडीएम जागेराम, हमारे 101 साल के आजाद हिंद फौज के, उनको सम्मानित करने गई थी जागेराम धनखड़ जी को। हर तरह की ऐसे जो शख्सियतें हैं, कोई उनको भूल नहीं पाए, उनसे प्रेरणा ले, उनके इतिहास से सीखे। 6,500 पंचायतें हैं, सब 6,260 पंचायतें हैं, 500 गांव हैं। हर पंचायत में ग्राम गौरव पट लगवाने का काम किया कि हमारे शहीदों का, वीरों का सम्मान हो। इतिहास को लोग भूले नहीं, अपने बुजुर्गों का नाम देकर गौरव से, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाए। लेकिन ये सब कब होता है? जब अपनों का आशीर्वाद साथ होता है, जब अपने साथ देते हैं, अपना परिवार साथ देता है। एक कोई कहानी सुनी थी मैंने कि किसी परिवार में गरीबी आ गई, चला कहीं और चले, देशावरों में जाके कमा लेंगे। घर से निकले 10-20 कोस गए होंगे, एक पेड़ के नीचे ठहर के खाना पीना बनाने लगे। कोई लकड़ी लाया, कोई ईंट लाया, कोई चूल्हा जलाने का इंतजाम किया। उस पेड़ पे एक भूत रहता था।
भूत नीचे उतर के आया, मुखिया को देखा, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले यहां क्या कर रहे हो? वो समझ गया कि ये यहां रहता है और ये कुछ ना कुछ ठीक कर सकता है। उसने कहा तेरे को बांधने आए। ने बोला क्यों बांधोगे मेरे को? बोला हमारे तो गरीबी आ गई और उससे हम निकल नहीं पा रहे, हमने तो यो इंतजाम है, तन्ने बांधेंगे। ने बोला मैं खजाना बता दूं तो? बोला हमने और क्या चाहिए। उसने खजाना बता दिया, संपन्न होकर गांव में लौट आए 2-4 दिन में ही। परिवार को कहा था किसी को बताना नहीं, लेकिन एक आध बहू ने बता दी बात। एक और था, वो भी गया कहानी सुन के, और उसने भी अपने कुणबे से कहा पानी ले आओ, ईंट ले आओ, लकड़ी ले आओ। वो कुणबा बंध्यावा नहीं था, बोला तू ही ले आओ ने। भूत उसके लिए भी उतर के आया। बोलो क्या बात है, कैसे आए हो? बोले ऐसे ऐसे हुआ, एक कहानी बताई, हमारा तो गरीबी आ गई इसलिए आए हैं। और बोला तेरे को बांध देंगे। बोला तू पहले अपना कुणबा बांध लेने। जिनका कुणबा साथ देता है उनके सारे रास्ते खुले होते हैं, उनके यहां समृद्धि होती है, संपन्नता होती है, सुख होता है, यश होता है। अरे मैं कहता हूं और कुणबों तो सीख लो, ये खूबड़ू आड़े और ये उड़े आड़े आ रहे। बोला मलिक भाई का ये कहावत है कि नहीं है? बताओ खूबड़ू वालों तुम्हारे वहां ये कहानी चलती है कि नहीं चलती? और जो बार बार 4-4, 5-5 बार हार के भी फिर जीत जाते हैं, उनका कुणबा उनका साथ देता है कि नहीं देता? कलोई वालों का कुणबा उनका साथ देता है कि नहीं देता? तोसाम वालों का कुणबा उनका साथ देता है कि नहीं देता? बिश्नोइयों का कुणबा भजन लाल का परिवार का साथ देता है कि नहीं देता? क्या डबवाड़ी सिरसों वालों का कुणबा उनका साथ देता है कि नहीं देता? आपके भाई पर इतना प्रेम दिखाया था। मैं तो एक साधारण परिवार से हूं, मेरे परिवार में तो कोई पंच और सरपंच भी नहीं था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के नेताओं ने इतना प्रेम दिखाया। आपको भाई को 14 में 2 लोकसभा लड़वाई, चुनाव हार गया। मैं किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा नहीं था। 6 महीने बाद मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ा के मंत्री बना दिया। टिकट नहीं देते, सारी उम्र रगड़ जाती है। कुलदीप को पूछो, दूसरी टिकट ऐसे पकड़ा दी घर बैठे हुए। जाओ ओम प्रकाश कोई बात नहीं, लोकसभा हार गया, विधानसभा लड़के आ गए, तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे साथ खड़े हैं। छोटा आशीर्वाद नहीं था, जो मांगे वो विभाग दिए और जो चाहा वो काम करने का मौका दिया उस शख्स ने, उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इतना प्रेम। जब भी गुजरात में चुनाव ओम प्रकाश तुमने संभालना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए तो ओम प्रकाश देश से मिट्टी और लोहा तुमको मांग के लानी है, आपके बेटे का, आपके भाई का विश्वास। ओम प्रकाश मुझे सैनिक रैली करनी है, मैं हरियाणा में करना चाहता हूं। मैं कहा आपका बेटा, आपका भाई ओम प्रकाश धनखड़ उनके भरोसे पर खड़ा उतरा, वो रैली करके दिखाए। लेकिन उतना ही प्रेम दिखाया मेरे नेता ने, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे से प्रेम दिखाने में। इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, चुनाव जीते हुए थे, केंद्र में मंत्री थे, लोकसभा जीते हुए थे, विधानसभा जीते हुए थे। आशीर्वाद दिया तो आपके बेटे और आपके भाई को दिया। भरी सभा में बहुत मुश्किल से प्रशंसा होती है। आपके बेटे के, आपके भाई के लिए जो झज्जर की मंडी में भारत के प्रधानमंत्री ने शब्द कहे थे, देश में किसी के लिए नहीं कहे। छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने आए तो अपना साथी कह के संबोधित किया था। ये प्रेम है, ये छोटी बात नहीं है। और आज जो ये दायित्व देके अमित शाह जब जींद में आए, उन्होंने कहा था कि आज अगर 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दे रहे हैं तो ओम प्रकाश धनखड़ के कारण दे रहे हैं। भरी सभा में अमित शाह कह के गए थे। ये जो प्रेम है इसका फायदा उठा लो। ये प्रेम ऐसे ही नहीं मिलता, ये परमात्मा की कृपा होती है जब प्रेम मिलता है। ये अपने कुणबे को जो प्रेम मिला है, मेरी किसी ने बुराई करी होगी लेकिन अच्छे काम के लिए की होगी, कोई बुरा काम नहीं किया मैंने। मुझे दिक्कत ये हुई कि अच्छाई के लिए भी मेरी बुराई करने लग गए। जिनके लिए यूनिवर्सिटी ले आया वह भाई
वह छोटूराम वाली बात याद आ गई मेरे। ने बोला फलाना आपसे नाराज है। ने बोला इसका तो मैंने कोई काम भी ना कराया था। क्यों भाई कृष्ण, वह नाराज जिनका काम करा? आपके भाई ने कोई ऐसी कमी नहीं निकाल सकता था। कमी के काढ़ी? ने बोला चश्मे मांग देखे है भाई, चश्मा लाग रहा हो तो क्यों कर देखो। ये कमी है क्या? ने बोला चश्मे मांग देखे, ये थारी शकल सुथरी सुथरी देखनी हो तो चश्मा तो लाना पड़ेगा है? और चश्मा भी मेरा प्रोग्रेसिव लेंस है, नीचे से पढ़ का है, ऊपर से दूर का है। कोई घना नजदीक आ जाए तो जो भी देखना पड़े, क्योंकि दूर का दिखता है, इसमें से नजदीक का दिखता नहीं। ये मुकदमा बनाया। सारा देश कहता है आपका भाई बहुत अच्छा बोलता है, हर विषय पर अच्छा बोलता है। अरे वो विषय बनाए जो आपके भाई के गुण थे, आपके बेटे के गुण थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ फैलाते हैं, झूठ के आधार पर अपनी राजनीति चलाते हैं, झूठ के आधार पर इलाकों का नुकसान करते हैं। बादली में आके कहा मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। बादली के 1000 करोड़ रुपए रुकवा दिया, आप जाकर राज्यसभा में बैठ गया। जाए एक पैसा भी देता हो तो मेरी गारंटी है ओम प्रकाश धनखड़ को भेजते, फिर से 1000 करोड़ रुपए तुम्हारे को लेके आता हरियाणा के खजाने में से। 1000 करोड़ रुपए लेके आया था आपके लिए 5 साल में, और और खर्चे बड़े बड़े मिला ले तो 3500 करोड़ थे, कोई हल्का नहीं था। लेकिन एक आंसू बहा के मेरा बदला ले लो। बदला किससे ले लिया? बदला आपसे ले लिया। मेरे को तो फिर से बैठा दिया भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने, काम दे दिया दौड़ने का। लेकिन इस इलाके के जो 1000 करोड़ आने थे, महेंद्र कोच बोलता क्यों नहीं? वो जो बदला लेने का नारा चलाया, आप अगर बदला तपस्या करनी थी तो इन लोगों के बीच में रह के करता, राज्यसभा में जाके क्यों बैठ गया? एक पैसा भी अगर दे सके 5 सालों में तो मेरी गारंटी है। और आप मुझे मजदूरी दिए रखते, चौकीदार बनाए रखते, तो 1000 करोड़ पिछले 5 साल में था और 1000 करोड़ इस 5 साल में था। और जो भी भाई जहां बस रहे थे, कोई भाई नहीं कह सकता आप में से जिस भी गांव का आया हो और मांग पत्र लेके आया हो सरपंच, और आपके भाई ने दस्तखत नहीं करे हो, किसी दूसरी पार्टी का सरपंच हो, किसी भी पार्टी का हो, बुझ जाए नहीं मन तो शिमले वाले को भी बोला मैं दूसरी पार्टी में ले करा ले, दस्तखत भाई है मेरा। जा हम जब गांव में गए शिमले वाले ने बात ठोक के कही थी, अगर मांग जो भी मांगनी है तेरा भाई इन बातों की परवाह नहीं करता। शेरले वालों ने भी कही थी, तो भाई ने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कौन कहां से भाई कहां खड़ा है, जहां है वहां सफल हो जाए। लेकिन भाई तुम्हारे लिए खड़ा है, दिन में भी खड़ा है, रात में भी खड़ा है, ड्यूटी देकर देख रहा। इस संपूर्ण समाज में पूछ के चले जाना, कोई कमी काट के बुराई नहीं करेगा। अच्छाई के लिए झूठ बना के बुराई करे उसका तो कोई इलाज नहीं होता। अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। मेरा मंत्र भी यही है, गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। जिंदगी में अपना सर्वश्रेष्ठ दे दो और अपने साथियों का सर्वश्रेष्ठ ले लो। भाई एक बात की कमी रही, अरीब उस कमी ने पूरी कर दो। आप सारा गुण आए हुए हो, आगे चलने का रास्ता आपके साथ चलने में है। आगे की यात्रा अकेले नहीं हो सकती। बैटिंग से बाहर कर दिए थे, आज फिर से बैटिंग का मौका दे दिया है, तुम साथ आ जाओ। फिर बात ही कुछ हो रहा है। आपके साथ से आज भाई ओम प्रकाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई ओम प्रकाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई ओम प्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका जो आशीर्वाद मिलेगा, आपका जो साथ मिलेगा, आज सारे कुनबे ने जो पगड़ी बांधी है, जिंदगी में जितने भी वर्ष बचे हैं, जितने सांस बचे हैं, इस कुनबे के लिए हैं, इस परिवार के लिए हैं। अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। मेरे कदम आपके लिए बढ़ेंगे हमेशा। ये हाथ कोई काम करेंगे तो आपके लिए करेंगे, क्योंकि ये परिवार चलता है तो सर्व समाज चलता है, सर्व जाति चलती है, सर्व इलाका चलता है। उसके प्रतिनिधि हो आप, और आप जो वीरता के प्रतिनिधि हो बदलू सिंह की, आप जो पहलवानी की प्रतिनिधि हो ढाला के, आप जो प्रतिनिधि हो
जो हमारे गरीबदास संत की जो अध्यात्म की विरासत का ऐसी महान विरासत इस कुल की है, मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का भी। एक इशारे पे, एक फोन पे चिट्ठी भेज दी गवर्नर साहब, लेकिन आपके जैसे कहा प्रेम इतना है। कल भारत के महामहिम राष्ट्रपति आपके बेटे पर इतनी कृपा बरसाते रहे, आधा घंटा तक बात करते रहे। 2-2 मिनट का समय मिलता है महामहिम राष्ट्रपति का। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसी ममता जो मुझे मिली है आपके परिवार को, आपके कुर्बे को मिली है, आपके बेटे को, आपके भाई को मिली है। इस श्रद्धा को, इस प्रेम को, इस स्नेह को जो आज मोदी जी का है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का है, मैं 3 बातों की बात कह के यहां बात आगे बढ़ाऊंगा। बहुत लोग बुराई करते होंगे बीजेपी की, लेकिन एक बात बीजेपी में ही होती है, ये कुलदीप भी इस बात का गवाह है। यहां साधारण से असाधारण की यात्रा बीजेपी में होती है। किसी साधारण परिवार के बच्चे को, ये सारे मेरे साथ पढ़े हुए डाकला के 10वीं वाले मेरे क्लास फेलो बैठे हैं, इनके ही एक क्लास फेलो को उठा के हरियाणा का प्रधान बना दिया। ये बीजेपी में होता है। अगर कोई और पार्टी होती, सिरसे होती, तो उनके कुनबे का होता है। और अरे जो दूसरे परिवार है वह होते तो 2-4 परिवार ही हैं। राजकुमार तेरे को पता है, तो बयानी में रहता है, तेरे को सारी कहानी पता है। ये जो उनसे बाहर क्या अध्यक्षता जाती है? नहीं जाती। ये बीजेपी है। यहां अगर काम करोगे तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हो, किसी भी पद तक जा सकते हो। गरीब घर का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात आपको कहूंगा, कुलदीप कह रहा था मेरे पे भी पैसे नहीं थे, ये चाचे ताऊ मेरे सारे आ रहे। मेरा पिताजी वैद, मैं मास्टर, रुपये किथे कई भाई आते ने बोला पैसा में ना चुनाव क्यों लड़ेगा, वहां बीजेपी में लड़ लिया करें, कोई बात को नहीं। पार्टी ने अनेक बार चुनाव लड़ाया, कभी साधनों की कमी नहीं होने दी। गरीब घर के बच्चे को भी मंत्री मुख्यमंत्री बना के बैठा देती है भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज को बैठा दिया, मनोहर लाल को बैठा दिया, त्रिवेंद्र रावत को बैठा दिया। यहाँ गरीब घर से भी मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। और भाई बिना चक्कर काटे, बिना हाथ जुड़वाए, बिना लॉबिंग करे 10 बजे आओ जी, मन बना दो, मन बना दो। बीजेपी में इसकी जरूरत नहीं है, काम करते जाओ। मैं तो अपने सुत्या था घर ही, जब फोन आया नड्डा साहब का, बोला भाई खड़ा हो ले, तू बना दिया। ऐसी पार्टी है ये। और ये पार्टी किसी एक जाति की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, एक समाज की नहीं है, देशव्यापी है। इसमें बढ़ जाओ, ये निवेदन आपसे करता हूं, इसमें बढ़ जाओ। या सबकी है, मैं सबको निवेदन करता हूं, सब वर्गों को निवेदन करता हूं। ये पार्टी ऐसी है, ऐसी कोई दूसरी पार्टी हो तो बता दो। रुपये मांगे, गलत तो नहीं कह रहा छोटू, तुम तो बेरा है। राज्यसभा जाना हो तो रुपये मांगे, मारो जानवरों हुए बनाती हूं। फ्री में बताई थी वीरेंद्र सिंह ने, रेट बता रखे हो भाई साहब। यहां ये सब ऐसे होता है, इसलिए भेज लो। जब थारा भाई ने चौधर दे दी, ये भेजन में कोई कसर ना छोड़िया। इसलिए आपका आशीर्वाद कैसा चाहिए? वो ट्रकों पर लिखा रहता है ना, बाबे दी फुल कृपा। मैं भी अपनी गाड़ी पर लिखवा लूंगा, कुनबे की फुल कृपा। जैसे कोई लिखवा रहता है ना, मां का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, ग्राम देवता का आशीर्वाद, इस कुनबे का फुल आशीर्वाद। आज जो आपने आके आशीर्वाद दिया है, यहां जो इंतजाम हंसराज जी, आनंद सागर जी, जो सारी टीम, प्रकाश जी, सब लगे थे, गांव गांव निमंत्रण दे के आए। ये चरण आपके हमारे शर माथे पे पड़े हैं। मैं इंतजामियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक विरासत, एक परंपरा, जो हमारी वीरता की परंपरा, जो हमारी संत परंपरा, जो हमारी अच्छाई की परंपरा, पहलवानों की परंपरा, उस सारी परंपरा को। और राजनीति में भी आनंद सागर जी के पिताजी रहे विधायक। आप वो हसनपुर वाले विधायक जी का नाम ले रहे थे, संतलाल जी विधायक रहे, और एक का नाम नहीं ले रहे आप, सरदार सरदूल सिंह सफेदों से आपका भाई था धनखड़, वो भी विधायक रहे 87 में देवीलाल के साथ।
आज आपको बता रहा हूं, उन्होंने खुद कहा था, मैं भी आज छोरे से बात करी, मैं कहा तू आया नहीं के? बोला हमने पता नहीं था, अगली बार जो भी प्रोग्राम होगा हम पूछेंगे। हाँ, तो जो आपके इस राजनीति की परंपरा में जहां एक छुआ जगदीप धनखड़ ने राजस्थान से आके उस ऊंचे स्थान को छुआ, केंद्रीय मंत्री तक और राज्यपाल तक पहुंचे हैं, एक मौका देश के प्रधानमंत्री ने आपको दे दिया है। ये काफला, ये कारवा, ये चलेगा, ये बढ़ेगा। इस कारवे और काफले की ताकत देखकर, इस काफले और कारवे के जलवे देखकर, इसका जोश और जज्बा देखकर मुझे लगता है, और भाई ये माताएं बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां, कनिष्ठा धनखड़ सुंदरता में सारे देश में सुंदर, कोई ऐसा मौका नहीं जहां हमने अपनी छाप नहीं छोड़ी हो। इस छाप को बनाए रखना, इस छाप को बढ़ाए रखना, यही आप निवेदन है, और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। जैसे मैंने कहा, कुणबे की फुल कृपा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब पधारे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो कुणबा यहां नहीं पहुंचा, उस कुणबे को भी जाके कहना, आपको भी ओम प्रकाश ने नमस्कार किया है, आपका भी अभिनंदन किया है, नंदन किया है, आपका भी आशीर्वाद मांगा